भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर जब तरह तरह के सवाल उठते थे, उस वक्त साध्वी उमा भारती सामने आती थी और वो कहती थी कि एक वोट देकर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर दी है। जनता जानती ही नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या यातनाएं झेली है। उसके बारे में वो जब सोचती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है। उमा भारती जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, एक बार आपने जिक्र किया था, उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आ गए थे और आपने कहा था कि जनता को तो अनुमान ही नहीं है, जनता कल्पना नहीं कर सकती कि उनके साथ क्या क्या यातनाएं हुई। आज आपके लिए कितना बड़ा पल है जब इतने वर्षों के बाद, लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। वो तो हमेशा से बेगुनाह थे, बेकसूर थे, कसूरवार थे ही नहीं। बस कोर्ट को तथ्य चाहिए होते हैं किसी को बेकसूर साबित करने के लिए। तथ्य तो ये बता रहे हैं कि उनको भयानक यातनाएं हुई हैं। अब कहाँ हैं वो यातना देने वाले लोग? कहाँ हैं भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वाले लोग? कहाँ हैं हिंदू आतंकवादी शब्द का प्रयोग करने वाले लोग? अब तो उनकी यातनाओं का दौर शुरू होना चाहिए। और मैं साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और जो अन्य उनके साथी हैं, उनको इस तरह से बरी होने के लिए बहुत अपने आप को अहोभाग्य मानती हूँ अपना कि मुझे ये समाचार सुनने को मिल गया। उनका बहुत अभिनंदन करूँगी और मैं चाहूँगी कि चिदम्बरम, राहुल गांधी और हमारे बड़े भाई दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की कोई तो सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, चाहे जनता की अदालत में हो, चाहे कानून की अदालत में हो। आप नासिक गई थी उनसे मिलने, वो वाक़या भी जब आप याद करती हैं आपकी आंखें नम हो जाती है कि आप उनके लिए कुछ लेकर नहीं गई, बल्कि वो आपके लिए लेकर बैठी। मैं तो उस पर बोल ही नहीं पाती, इसलिए मैं 2-3 घंटे आज सवेरे से प्रेस को मिली नहीं तो लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि मैं उसमें बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। आपको पता ना, मेरा EQ बहुत ख़राब है, इमोशनल क्वोशेंट। हुआ क्या कि मैं सोची कि वहाँ हम ले नहीं जा सकते, जेल मैनुअल का पालन करना पड़ेगा। और मैं पहली व्यक्ति थी जो मिलने पहुँच गई, नेता जिसको तथाकथित नेता कहते हैं, पहला नेता था। तो जब मैं उनको मिलने गई तो मैं कुछ भी नहीं ले गई। मैंने देखा वो माला लिए है, मिठाई लिए है और एक शाल लिए हुए है मेरे लिए, क्योंकि कैदियों को भी कुछ पैसे मिलते हैं ना, इसलिए उसने माला पहनाई, मिठाई खिलाई। और मैं उसको देख के जो रोई, आंसुओं की बौछार मेरे शुरू हो गई। उसका चेहरा सूरज के जैसा चमक रहा था। वो मेरे ऊपर हाथ फेरने लगी, जबकि छोटी है मुझसे कुछ वर्ष। मुझे उसने बहुत प्यार किया, कहा दीदी रोना बंद करो। मैंने कहा तुम्हारे साथ वो सब हुआ है ना जो मैंने सुना है, क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने, महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी ने पूरी बात बताई थी, इसलिए तो मैं गई थी। प्रज्ञा ने थोड़ा ना मुझे मैसेज करवाया था। मैंने बोली हाँ वो सब हुआ है। कैसे झेला है? बोली मैं ओम ओम का उच्चारण करती थी। जब मुझे एक साथ 100 थप्पड़ मारे जाते थे तो मैं ओम बोलती थी। जब मेरी कुर्सी बैठने के लिए कह के मेरी कुर्सी खींच दी जाती थी और मैं नीचे गिरती थी तो मैं ओम बोलती थी। जब मेरे गले की माला ऐसी खींची जाती थी कि पीछे हड्डी टूट जाए तो मैं ओम बोलती थी। और जब मेरे सामने पुरुष कैदियों को बिठा करके गंदी फिल्में दिखाई जाती थी तो मैं ओम ओम बोलती थी। और वो कैदी रो रो करके पाँव पड़ते थे अब पुलिस अधिकारियों के कि हमारे सामने, साध्वी के सामने ऐसा अपमानजनक व्यवहार मत करिए। अब मैं बता ही नहीं सकती, मैं चाहती हूँ प्रज्ञा ही बताए। आज वो भी कोर्ट में काफ़ी हाँ, इमोशनल हो गई, रोई हाँ, वो। उन्होंने कहा उन हाँ, 13 दिनों को याद किया। हाँ। मैं तो बोल नहीं पाऊंगी ना, आप मेरी कठिनाई समझो। मैं कैसे बोलूँ उसके साथ क्या हुआ। उसका ये मैं मानती फिजिकल एब्यूज नहीं हुआ, लेकिन फिजिकल असाल्ट हुआ।